किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली। बिल्कुल। चलिए लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आज कृषि समाचार में क्या है खास, चलिए देखते हैं। गुमला में दुधारू मवेशी वितरण योजना लागू। रांची में पूर्वी भारत हरित क्रांति योजना पर हुई बैठक। मूंगफली में भुआ पिल्लू के नियंत्रण के लिए करें क्लोरोपाइरिफास दवा का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास कार्यालय गुमला की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गुमला के पशुपालकों के लिए सरकारी अनुदान एवं बैंक ऋण पर दुधारू मवेशी वितरण की योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2 चरणों में विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें 2, 5, 10, 20, 50 और 500 दुधारू मवेशियों के वितरण की योजना है। इस योजना से लाभ उठाने के इच्छुक पशुपालक, प्रगतिशील किसान, स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियों के सदस्य या युवा प्रशिक्षित बेरोजगारों से आवेदन आमंत्रित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2013 है। पिछले दिनों पूर्वी भारत हरित क्रांति योजना पर कृषि निर्देशक ने एक बैठक की। यह योजना झारखंड सहित 7 राज्यों में चल रही है। इसमें पंचायत स्तर पर खेती के लिए किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। उत्पादों की ग्रेडिंग के लिए यंत्र और सुगंधित चावल कूटने के लिए रबर सेवर नामक कृषि यंत्र किसानों को देने की बात हुई है। इस अवसर पर कई अधिकारियों सहित BAU के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर DN सिंह और समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी भी उपस्थित थे। किसान भाई मूंगफली के नवजात पौधों को भुआ पिल्लू के प्रकोप से बचाने के लिए क्लोरोपाइरिफास नामक दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और पौधों पर छिड़काव करें। मूंगफली पौधों के शुरुआती दौर में भुआ पिल्लू के आक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है। ये कीड़ा पत्तियों को क्षतिग्रस्त करके फसल को बर्बाद कर देता है। मूंगफली फसल में भुआ पिल्लू के रोकथाम के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। मूंगफली में ज़्यादातर भुआ पिल्लू कीट का ज़्यादा प्रकोप होता है। ये शुरू से ही जब पौधे छोटे होते हैं उसी समय से ही इसका आक्रमण शुरू हो जाता है। तो ये जैसे किसान भाई अगर खेत में जाए तो देखे, जब छोटे छोटे आकार के कीड़े दिखाई दे पूरे पत्ते में बिछे हुए सफ़ेद, तो समझ जाए कि इसमें भुआ पिल्लू का आक्रमण हुआ है। तो किसान भाई इसके लिए क्लोरोपाइरिफास दवा आती है। क्लोरोपाइरिफास वो दवा 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, तो इससे काफ़ी कुछ नियंत्रण होता है। राज्य के किसान फूलगोभी की आगाद खेती से बेहतर उपज पाने के लिए पटना अरली, पुसा केतकी, पुसा दीपाली, कुमारी और हाजीपुर एक्स्ट्रा अली नामक उन्नत प्रभेद लगाए। किसान सब्जी फसल फूलगोभी की आगाद खेती के लिए इस महीने तक बीज लगा दें और अगस्त तक खेत में पौधे लगा दें। वैज्ञानिक तरीके से बुआई के लिए कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। आगाद फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए पटना अरली, पूसा कतकी, पूसा दीपाली, कुवारी और हाजीपुर एक्स्ट्रा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। टेलीस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने बाग के आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी कोमल पतली टहनियों की कटाई छटाई का काम कर सकते हैं। इसकी लंबाई 15 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। अब समय है एक किसान से मिलने का, तो आइए उन्हीं से मिलकर जानते हैं उनकी खेतीबाड़ी का हाल। आइए मिलते हैं उस सफल किसान से जिनकी उन्नत खेती से उनका पूरा गांव प्रेरित है। उनकी कोशिश होती है कि न सिर्फ उपज में बढ़ोतरी हो बल्कि उत्पाद और मिट्टी की नैसर्गिक गुणवत्ता बरकरार रहे। मकई 1.5 एकड़ में लगा हुआ है, तो इसमें करीब करीब अभी निकलता है तुरंत 15-20 दिन में, महीना दिन में, तो हमको अच्छा रेट मिल जाएगा। तो इससे करीब करीब साल भर में हमको 30 से 35, अधिक से अधिक 40 हज़ार तक आ सकता है। आपका
अनाज भी हो जाता है, तो खाने पीने उठने बैठने सबका हो जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2050 रुपए। चावल मध्यम 2100 रुपए से 2500 रुपए। चावल उत्तम 2800 रुपए से 4600 रुपए। गेहूं 1425 रुपए से 2150 रुपए। चना 3600 रुपए से 4000 रुपए। दाल अरहर 5750 रुपए से 6550 रुपए। दाल मसूर 4650 रुपए से 5150 रुपए। दाल चना 4700 रुपए से 5200 रुपए। सरसों तेल 8700 रुपए से 9700 रुपए। चीनी 3450 रुपए से 3550 रुपए। आलू 725 रुपए से 875 रुपए और प्याज 2300 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में, बिल्कुल है ना? खेती बाड़ी से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारियां थी किसान भाइयों, वो भी आपने प्राप्त कर ली है। लेकिन अब हम लेंगे यहाँ पर छोटा सा विराम। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, खेती गृहस्थी तो हम सब करते हैं और अभी तक हमारे ज़्यादातर किसान पारंपरिक तरीके से ही खेती करते हैं, यानी पारंपरिक जो कृषि यंत्र हैं उसका ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे यंत्र उपलब्ध हो गए हैं जिससे हमें जो हमारा श्रम लगता है वो कम लगता है और समय की भी बचत होती है। तो अगर हम उन कृषि यंत्रों का उपयोग करें तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी और हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकेंगे। अच्छा, जानकारी कौन है? तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनय कुमार जी। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार में। हमारे साथ मौजूद है वैज्ञानिक विनय कुमार जी। किसान भाइयों, आज हमारे वैज्ञानिक विनय कुमार जी बताने वाले हैं कि धान की खेती में कृषि यंत्रों का किस तरह से उपयोग किया जाता है। सर, ये बताइए कि कृषि यंत्रों का उपयोग किस लिए किया जाता है, इससे क्या फ़ायदे हैं? अभी धान का मौसम है और इस मौसम में खास के जिन यंत्रों का उपयोग करना है उसके बारे में कुछ विशेष आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे इस शहर का धान फसल जो है मुख्य फसल है और धान की खेती लोग वर्षा पे आश्रित खेती करते हैं। तो खास के जिस समय वर्षा होती है सभी लोग उसी समय धान की बुआई करते हैं या धान का रोपाई करते हैं, जिसमें काफ़ी श्रम शक्ति लगता है और उस उपयुक्त समय में श्रम की काफ़ी कमी हो जाती है। तो इन श्रम की कमी को दूर करने के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग नितांत आवश्यक है। खास के सबसे पहले जो है हम धान की बुआई करते हैं, तो बुआई के लिए हमारे पास जो है ड्रम सीडर का उपयोग करते हैं। वो प्लास्टिक ड्रम सीडर भी होता है या स्टील द्वारा बना हुआ भी ड्रम सीडर होता है। सर, आपने जो ड्रम थ्रेडर के बारे में बताया, तो ये बताइए कि किसान भाई ड्रम थ्रेडर का उपयोग किस तरह से करेंगे, इसमें श्रम की बचत क्या होती है, इनकी क्षमता क्या होती है? और ड्रम सीडर हमारा जो होता है वो ड्रम सीडर में जब हम उसको खेत में चलाते हैं तो उसमें एक साथ जो है 12 रो में उसमें फसल लगता है। तो एक दिन में खास के इसमें 1 हेक्टेयर भूमि में है बुआई हो जाती है और इसको उपयोग में लाने के लिए जो है इसमें जो बीज का हम प्रयोग करते हैं वो अंकुरित बीज का प्रयोग करते हैं। अंकुरित करने के लिए उसको 12 घंटे तक जो है पानी में भिगोते हैं। उसके बाद में उसको निकालने के बाद 24 घंटे तक उसको हम ढेर करके रखते हैं, उससे बोड़े से ढक देते हैं, जिससे 24 घंटे के बाद वो अंकुरित हो जाता है और इस अंकुरित बीज को ही हम डब्बे में डालते हैं। उसके बाद में एक आदमी है इसको ऑपरेशन करता है और ये कदवा किए हुए खेत में इसका हम उपयोग करते हैं। खास के जो बीच की ज़मीन है या ऊपर का ज़मीन है उसमें हम उपयोग करते हैं। और इसमें खास ध्यान देने की बात है किसान भाई कि हम जब इसकी बुआई करते हैं ड्रम सीडर के द्वारा, तो उस समय ये ध्यान देना है कि वर्षा ना हो, क्योंकि अगर वर्षा होती है तो वो बीज को बहा ले जाएगा या पानी जमेगा जिससे बीज नष्ट होगा। तो कदवा करेंगे और बुआई हम उस समय करेंगे जिस समय वर्षा उस समय होने की संभावना न हो। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक दिन में 1 हेक्टेयर का हम बुआई करते हैं। अगर हम रोपाई करते हैं उसके तुलना में हम अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें 95% श्रम की बचत हो जाती है और कीमत इसमें जो खर्च आते हैं उसकी भी बचत हो जाती है। क्या धान की रोपाई के लिए भी इस तरह का कोई यंत्र आता है? हाँ, धान की रोपाई के लिए भी यंत्र है जिसे पैडी ट्रांसप्लांटर कहते हैं। ये यंत्र जो है बहुत ही उपयोगी है। इसकी क्षमता एक दिन में करीब 1.5 हेक्टेयर में ये धान की रोपाई कर देता है और इसमें 5 श्रम लगते हैं। 2 श्रम बिचड़े को उखाड़ने में लगते हैं, 2 श्रम जो है वो ढुलाई के लिए बिचड़े को, और 1 श्रम जो है उसको ड्राइविंग करते हैं उसमें लगता है। तो इस यंत्र का उपयोग करते हैं। उसके लिए जो बिचड़े तैयार करते हैं उसकी एक अलग विधि है बिचड़े तैयार करने की। खास कर इसको बिचड़े तैयार करने के लिए हम बेड बनाते हैं। वो 1 मीटर बाई अगर 10 मीटर का बेड बनाते हैं, उस बेड के ऊपर प्लास्टिक बिछाते हैं। प्लास्टिक के ऊपर में हम मिट्टी, उसमें 1/3 भाग कंपोस्ट मिला के मिट्टी डालते हैं। वो मिट्टी जो है करीब 1 इंच ऊंचाई का मिट्टी होता है और उस मिट्टी पे जो है
अंकुरित बीज को, धान के अंकुरित बीज को डालते हैं, तो एक बीड अगर 1 मीटर बाई 10 मीटर का बेड है, उसमें 4 kg हम ये धान का अंकुरित बीज को डालते हैं। वो 20 डिसमिल में धान की रोपाई कर देता है। इस तरह से हम उसी के अनुसार जो है बेड बना के हम उसके बिचड़े को तैयार करते हैं। और ख़ास के इस मशीन द्वारा रोपाई करने में हमें ये ध्यान देना होता है कि उस समय कदवा किए हुए खेत में पानी 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा पानी हो तो उस पानी को निकाल दें। तो खास के ये बीच वाली ज़मीन या ऊपर वाली ज़मीन के लिए ये मशीन बहुत उपयोग होता है। सर, किसान भाइयों को आगे ये बताइए कि धान की जो निकाई बुड़ाई की जाती है, इसमें किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है? किसान भाई इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? धान की रोपाई के बाद जो है मेन जो है ऑपरेशन होता है निकाई गुड़ाई। उसमें भी काफ़ी श्रम लगता है और ये निकाई गुड़ाई खास के महिलाएं करती है और झुक के करती है, जिसमें काफ़ी ड्रजरी होता है, काफ़ी थकान होता है, कमर में दर्द हो जाता है। और उसको निराकरण के लिए खास के जो है ये यंत्र जो है कोनो वीडर, जापानीज पैडी वीडर जो काफ़ी उपयुक्त है। कोनो वीडर खास के जो है इसका ऑपरेशन जो है काफ़ी जो है आसान है और इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। खास के अभी जो है श्री विधि पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। श्री विधि जिसमें लाइन से सोइंग होता है उसमें जो है खास के ये यंत्र का काफ़ी उपयोग होता है। इस यंत्र का उपयोग हम करते हैं तो एक दिन में करीब 20 से 25 डिसमिल में हम निकाई गुड़ाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अगर हाथ द्वारा निकाई गुड़ाई करवाते हैं उसके तुलना में इसमें 50 से 60% श्रम की बचत हो जाती है। सर, धान की कटाई में किन किन यंत्रों का उपयोग होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी? जनरली किसान भाई धान की कटाई हंसुआ द्वारा करते हैं, तो बहुत सारा इम्प्रूव्ड हंसुआ, विकसित हंसुआ भी उपलब्ध है। जैसे नवीन सिक्कल है, वैभव सिक्कल है और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बोकारो द्वारा जो है मेरे द्वारा जो है निर्मित एक नया सिक्कल है, वो भी जो है बोकारो रिफाइंड सिक्कर है। उसकी भी क्षमता काफ़ी अच्छा है। एक दिन में करीब इससे अगर हम करते हैं तो काफ़ी मतलब कि श्रम की बचत हो जाती है। और हंसुए के अलावा इसको जो है कटाई के लिए जो है रीपर है, जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, जिसकी क्षमता एक दिन में 5 हेक्टेयर, एक दिन अगर करते हैं तो 5 एकड़ 2 हेक्टेयर में जो है उसकी मैंने हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें भी श्रम की काफ़ी बचत होती है, करीब 90% श्रम की बचत हो जाती है। पैसे की बचत भी जो है 80% जो है पैसे की बचत इसमें हो जाती है। सर, अंत में ये बता दीजिए कि क्या धान को झाड़ने के लिए भी किसी तरह का यंत्र आता है, और अगर आता है तो इसका उपयोग किस तरह से किसान भाई कर सकते हैं? धान की कटाई के बाद जो है एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है धान की झराई। तो धान की झराई लोग जो है पीट के करते हैं, किसान भाई पीट के करते हैं या बैलों द्वारा उस पर चला के करते हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है और धान भी बर्बाद ज़्यादा होता है। तो इसके लिए थ्रेशर्स हैं, तो पैडल थ्रेशर्स हैं, काफ़ी पॉपुलर है ये, किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। पैडल थ्रेशर का उसकी क्षमता जो है एक दिन में करीब 3 क्विंटल धान का जो है झराई कर देता है। और पावर ऑपरेटेड भी थ्रेशर हैं, जैसे वो 5 HP इंजन द्वारा चलते हैं, उसकी क्षमता जो है एक दिन में 15-16 क्विंटल जो है धान की झराई कर देता है। तो इससे समय की काफ़ी बचत हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहता है। किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने कृषि यंत्रों के बारे में बहुत सी विस्तृत जानकारी दी, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। इसी उम्मीद के साथ इस अंक में बस इतना ही। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। जानकारी तो बहुत बढ़िया रही। क्यों? बिल्कुल, जानकारी काफ़ी अच्छी थी किसान भाइयों, और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों देखिए, हम लोग सब्जी की खेती भी करते हैं, आप भी करते होंगे सब्जी की खेती, लेकिन सब्जी की खेती आप बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, कीटनाशी का भी प्रयोग किए, उसका सारा प्रबंधन आप सही तरीके से कर लिया, फसल के भी उत्पादन अच्छी तरह से कर लिया। लेकिन फसल का उत्पादन कर लेना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम फसल को बाजार तक पहुंचाएं, और बाजार तक पहुंचाने से पहले उसकी समुचित देखभाल की आवश्यकता होती है, कम खर्च पर। बिल्कुल, आप कटाई कर लिए, उसकी तोड़ाई कर लिए, और उसके बाद उसका रख रखाव कैसे करना है ताकि उस समय तक वो ताज़ा रहे, जब तक वो बाजार में नहीं पहुंच जाए। तो इस विषय पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि खर्च के मामले में महिलाएं बहुत तेज होती है, बचत उन्हीं का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही हमारी विशेषज्ञ है इस विषय पर जो जानकारी दे रही हैं कि कम खर्च में आप खेती कैसे करें, वो हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नंदना कुमारी जी। आज हमारे साथ है डॉक्टर नंदना कुमारी, केवी के विशेषज्ञ। झारखंड प्रदेश मुख्यतः सब्जियों के लिए जाना जाता है, और हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूत नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन कारणों में मुख्य है कटाई उपरांत
सब्जियों का समुचित प्रबंधन का नहीं होना। प्रतिवर्ष 20 से 40% सब्जियां समुचित प्रबंधन की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं और ये बर्बादी गर्मी के मौसम में और भी बढ़ जाता है। तो आज हम किसान भाई इस समस्या पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किसान भाई आपसे जानना चाहेंगे कि कटाई उपरांत समुचित प्रबंधन के बारे में विस्तार से आप थोड़ा बतलाएं हमारे किसान भाइयों को। सब्जी के तुड़ाई के बाद से लेकर विपणन तक बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। मुख्यतः 6 बातें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो तुड़ाई, फिर सफाई, फिर छटाई, श्रेणीकरण, भंडारण और अंत में आता है विपणन। अगर हम शुरू से ही तुड़ाई के उपरांत विपणन तक सारी बातों को ध्यान में रख के चलें तो सब्जियों का समुचित प्रबंधन कर पाएंगे और उनसे भरपूर आर्थिक लाभ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आइए इन सभी बातों को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहले तुड़ाई। जब सब्जियां उचित परिपक्वता पर आ जाती हैं उसी वक्त तुड़ाई करना चाहिए। उसे समुचित परिपक्वता के बाद तक में पेड़ पे लगे नहीं रहने चाहिए। अगर हमें लगे कि बारिश होने वाली है तो तुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्षा के उपरांत जीवाणु या कीटाणु जो सब्जियों को सड़ा देते हैं उनका प्रकोप अधिक हो जाता है। इसलिए बारिश होने के तुरंत बाद हमें सब्जियों का तुड़ाई नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात ध्यान में ये रखना है कि वो सब्जियां जो ऊंचाई पर लगते हैं उन्हें इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए कि वो सख्त ज़मीन पर गिर जाएं। इससे चोट लग जाती है और बाहरी सतह सब्जियों का खराब हो जाता है और काला धब्बा पड़ जाता है, जिससे वो आकर्षक नहीं दिखते हैं और सब्जियों का मूल्य स्वतः कम हो जाता है। इसलिए ज़मीन पे हमें नरम चीज़ें या पुआल बिछा के रखने चाहिए, तब सब्जियों की तुड़ाई उपयुक्त यंत्र की सहायता से करनी चाहिए। अब दूसरी बातों पर आते हैं, सफाई। ये देखा जाता है झारखंड प्रदेश में कि किसान सब्जियों की सफाई नहीं करते हैं, जबकि सब्जियों की समुचित सफाई ज़रूरी होती है। सफाई करने के लिए जड़ वाली सब्जी आलू, प्याज, लहसुनों को छोड़कर लगभग सभी सब्जियों को 200 ml क्लोरीन युक्त पानी से धोकर रखना चाहिए और फिर छायेदार स्थान में सुखा देना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों को क्लोरीन युक्त पानी से नहीं धोना चाहिए। उसके बाद सफाई करने के बाद आप सब्जियों की छटाई कर लें। छटाई करने के लिए आप उनके उचित परिपक्वता एवं आकार को ध्यान में रखें। छोटे, मध्यम और बड़े आकार की सब्जियों को अलग अलग श्रेणी में बांट लें। साथ ही कुछ फल उनके परिपक्वता के हिसाब से भी छांटे जाते हैं, जैसे कि फ्रेंच बीन। छटाई करने के बाद आप श्रेणीकरण कर लें और श्रेणीकरण के बाद उनका समुचित भंडारण कर लें। एक बात यहाँ पर भंडारण से करने से पहले ये ध्यान में देंगे कि जो सब्जियाँ हैं, मुख्यतः जड़ वाली सब्जियों को छोड़कर आप कवकनाशी रसायन से प्रयुक्त करके भंडारण कर लें, या फिर ग्रामीण परिवेश में जहाँ ठंडे भंडार की उपलब्धता नहीं के बराबर होती है वहाँ आप खाने वाले मोम को उपयोग में ला सकते हैं। सब्जियाँ जैसे आप का हो गया खीरा, ककड़ी, परवल, बैगन, ये सब फल सब्जियों के ऊपर आप खाने वाले मोम का पतला लेयर लगा के न केवल आप उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, बल्कि रूम के तापमान पर भी आप उसकी भंडारण अवधि को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अगर आप तुड़ाई से लेकर भंडारण तक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे कि बिना मेहनत के इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप समुचित प्रबंधन कर सकेंगे और आपको समुचित लाभ भी प्राप्त होगा। तो किसान भाई, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों को, जैसे कि तुड़ाई, सफाई, छटाई, श्रेणीकरण और उचित भंडारण को ध्यान में रखते हुए आप विपणन करेंगे और अधिक से अधिक मूल्य कमाएंगे।
तो किसान भाइयों, आप इसी तरह अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सा हिस्सा बर्बाद होने से बचा सकते हैं सब्जियों का, जिससे आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम। तो चलिए किसान भाइयों, डॉक्टर नंदना कुमारी जी ने ये जानकारी आपको दे दी कि फसलों की तोड़ाई और कटाई के उपरांत उसका हमें प्रबंधन कैसे करना है कम खर्च में। बिल्कुल। और अगली जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं IMD पुणे से प्राप्त ये जानकारी है आपके लिए। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में बादल रहेंगे। राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान धान का रोपा कर चुके हैं वे रोपा के 15 दिनों बाद अपने खेतों में नील हरित शैवाल का भुरकाव 4 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर की दर से करें तथा ध्यान रखें कि खेतों में कम से कम 2 से 3 इंच पानी लगा हो। चलिए, ये जानकारी भी पूरी हुई। अब फटाफट कागज और कलम उठाइए। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड रांची, पिन संख्या 83401। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।